नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज बेनीवाल और आज हम बात करेंगे विश्व की जनसंख्या, इसके वितरण, घनत्व और वृद्धि के बारे में। 12वीं कक्षा का ये दूसरा लेसन है ज्योग्राफी का और इसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जनसंख्या के वितरण से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से देशों में वितरित है। अगर हम बात करें देशों के हिसाब से तो चाइना का स्थान जो है वो पहला है जनसंख्या के मामले में। चाइना जो है वो पूरे विश्व की 19.4% जनसंख्या चाइना में निवास करती है। दूसरा नंबर जो है पूरे विश्व में हमारे देश का आता है यानी इंडिया का, जो 17.5% जनसंख्या के साथ दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर यूएसए, चौथे स्थान पर इंडोनेशिया, पांचवें पर ब्राजील, छठे पर पाकिस्तान, सातवें पर बांग्लादेश, आठवें पर नाइजीरिया, नौवें पर रसिया, 10वें पर जापान। ये विश्व के कुछ चुनिंदा ऐसे देश हैं जहां पर बहुत अधिक जनसंख्या है और लगभग इन देशों में लगभग पूरे विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है। अब देशों के हिसाब से जनसंख्या देख लेते हैं। ये 18 अक्टूबर 2018 का अनुमान है, हालांकि अभी जनगणना जो है 2021 की होनी है, लेकिन फिर भी एक अनुमान के हिसाब से चाइना की जनसंख्या जा पहुंची है, देखिए 139 करोड़ के आसपास। भारत की जनसंख्या जो है वो अक्टूबर 18 में 130 करोड़ को पार कर गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 33 करोड़ 34,73,000 के साथ तीसरे स्थान पर है। इंडोनेशिया 22 करोड़ यानी लगभग 23 करोड़ के आसपास, ब्राजील 21 करोड़ के आसपास और पाकिस्तान की जनसंख्या है दोस्तों 20 करोड़ के आसपास। 2021 में जब जनगणना होगी तो ये आंकड़े काफी हद तक बदल जाएंगे और ये जो देश हैं यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या है। बाकी जितने भी देश बच गए, इन 10 देशों को छोड़कर बाकी के देशों में विश्व की मात्र 41.2% जनसंख्या निवास करती है। तो इस तरह से पूरी जनसंख्या का वितरण धरती के ऊपर है, पूरे विश्व में है और इसको प्रभावित करने वाले कारकों की भी चर्चा करेंगे। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि घनत्व क्या होता है। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का अनुमान यानी घनत्व का जो हिसाब है वो इस तरह लगाते हैं हम कि कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से भाग देते हैं, वो आ जाती है हमारी जनसंख्या का घनत्व। बात करते हैं वर्ल्ड की पॉपुलेशन डेंसिटी की, तो पूरे विश्व में 14.7 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में निवास करते हैं। एवरेज है ये 14.7 पर किलोमीटर स्क्वायर में व्यक्ति निवास करते हैं। अगर बात करें इंडिया की तो वर्तमान में इंडिया में 464 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर निवास करते हैं। हरियाणा की अगर बात करें तो हमारा जो हरियाणा प्रदेश है वो डेंसली पॉपुलेटेड है इंडिया की। अगर पूरे इंडिया की अगर हम बात करें तो वहां पर 573 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में निवास करते हैं। तो ये बात थी जनसंख्या घनत्व की। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे कारकों की जो जनसंख्या घनत्व और इसके वितरण को प्रभावित करते हैं। चलिए बात करते हैं इन कारकों की। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, और नीचे एक मैप दिया गया है जिसमें यह बताया गया है कि कहां कहां पर जनसंख्या का वितरण ज्यादा है। जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो ये कारक हैं ये प्रभावित करते हैं जनसंख्या के वितरण और घनत्व को। जनसंख्या को घनत्व को या वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनमें पहला स्थान अगर बात करें भौतिक कारकों की तो स्थिति का आता है। स्थिति का मतलब यहाँ पर यह है कि भू आकृति कैसी है, वो स्थान जो है वो पर्वत है या वहां पर मैदान है या वहां पर पठार है या कोई अन्य आकृति वहां पर है। मुख्य तौर पर यह देखा गया है कि जहां पर मैदान है और वो भी उपजाऊ है तो वहां पर
ज्यादा जनसंख्या यानी घनत्व जो है वो ज्यादा पाया गया है। उदाहरण स्वरूप हम देख सकते हैं कि भारत के उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वहां पर घनत्व बहुत ज्यादा है जनसंख्या का। इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। ये जो मैदान आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इंडिया है और ये रेड कलर में, बहुत ज्यादा रेड कलर यहाँ दिखाया गया है। इसका मतलब हमारी जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा है। विश्व के मुकाबले में हमने देखी कि 474 व्यक्ति, और पूरे विश्व की अगर बात करें तो वहां पर 14.7 व्यक्ति। तो बहुत ज्यादा, पूरे विश्व के अनुपात में अगर देखें तो इंडिया बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है बच्चों। अब यहाँ पर जो कारक है उनमें स्थिति की बात की हमने, तो जो उपजाऊ मैदान होते हैं वहां पर जनसंख्या घनत्व ज्यादा होता है आमतौर पर। जल की उपलब्धता दूसरा कारक है। शुरुआत से ही, आदि मानव के काल से ही मनुष्य खींचा चला आया है जल की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो जल की उपलब्धता एक और प्रमुख कारण है जनसंख्या को आकर्षित करने का। उसके बाद बात कर लेते हैं जलवायु की। जलवायु अगर बहुत अच्छी है, अनुकूल जलवायु जो है वो ज्यादा लोगों को आकर्षित करती है। यहां मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि ये जो भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु काफी अच्छी मानी जाती है विश्व में। और यहाँ ये देखिए यूरोप की जो कंट्रीज हैं बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, इसी वजह से कि यहाँ जो जनसंख्या जलवायु है वो बहुत अनुकूल है मानव जीवन के। इसके बाद मृदा की बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपजाऊ मैदान, मृदा अगर उपजाऊ है तो वहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि वहां पर उपज अच्छी होती है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है, तो मृदा की उपजाऊपन भी लोगों को आकर्षित करता है। बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की, तो धर्म और संस्कृति ने मनुष्य को सदैव आकर्षित किया है। बहुत सारे ऐसे शहर हैं हमारे इंडिया में, अगर उदाहरण दें जैसे कि बनारस लोगों को आकर्षित करता है। इसी तरह मथुरा संस्कृति का केंद्र है तो लोगों को वो आकर्षित करता है। तो यहाँ धर्म और संस्कृति भी क्या करती है? लोगों को आकर्षित करती है। आर्थिक कारकों की अगर बात करें तो खनिज जहां पर बहुत अधिक पाए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में खनिज बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। इसी तरह भारत का जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर, वहाँ खनिज बहुतायत में है, इसलिए यहाँ जो पॉपुलेशन है वो बढ़ गई है, घनत्व भी बढ़ा है। नगरीकरण के कारण नगरों की जनसंख्या जो है, जनसंख्या घनत्व है वो बढ़ जाता है। अभी आपने देखा कि कोरोना के चलते बहुत सारे प्रवासी मजदूर हमारे भाई बहन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यानी अपने घरों को लौट रहे हैं वापस। काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। गांव छोड़कर जो शहर चले गए थे अच्छे रोजगार के अवसरों की तलाश में, उनको वापस लौटना पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारी आबादी का प्रवासियों के रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है। तो नगरीकरण के कारण, औद्योगिकरण के कारण, उदाहरण दे गुड़गांव का उदाहरण दे सकते हैं, फरीदाबाद का उदाहरण दे सकते हैं। ज्यादा जनसंख्या क्यों है? क्योंकि उद्योग बहुत ज्यादा है और उद्योगों के कारण रोजगार पैदा होता है और लोग खींचे चले जाते हैं रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ। तो ये कुछ कारक जो प्रभावित करते हैं जनसंख्या के घनत्व और इसके वितरण को। तो बच्चों बात कर लेते हैं इसकी वृद्धि की। जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई शुरुआत से लेकर अब तक, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यहां देखिए 12,000 साल पहले विश्व की जनसंख्या मात्र 5 करोड़ जनसंख्या थी विश्व की। आज से लगभग 12,000 साल पहले, 2000 साल पहले जब ईसा का जन्म हुआ तब जनसंख्या थी मात्र 25 करोड़। पूरे विश्व की जनसंख्या थी 25 करोड़। अब यहां से 1650 में आ जाइए आप। 1650 में जनसंख्या थी विश्व की अनुमानतः 50 करोड़, यानी डबल हो गई है। यहाँ साल लगे हैं 1650 सालों में डबल हुई है। लेकिन यहाँ देखिए 50 करोड़ से 100 करोड़ होते टाइम यहाँ यूरोपीय खोजें हुई है, जैसे कि वास्को डी गामा भारत आया, इस तरह से बहुत सारी खोजें की उन्होंने
और उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद शुरू हुआ है, तो जनसंख्या बढ़ी है और एक बहुत बड़े पैमाने पर सिर्फ 200 सालों में डबल हो गई है। 50 करोड़ से हम जा पहुंचे 100 करोड़ तक सन 1850 में। 1850 के बाद 1930 तक मात्र 80 सालों में अगले 100 करोड़ उसमें ऐड हो जाते हैं, डबल हो जाती है जनसंख्या सिर्फ 80 सालों में। 1930 हम आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, ब्रिटिश उपनिवेशवाद अपनी चरम सीमा पर था, औद्योगिक क्रांति हो रही थी और हम सीधे चले गए 1975, यानी मात्र 45 सालों में 200 से 400 करोड़ तक पहुंच जाती है हमारे विश्व की जनसंख्या। कारण क्या हुआ कि जैव प्रौद्योगिकी यानी डॉक्टरी, चिकित्सकीय सुविधाओं में इजाफा हुआ, सूचना प्रौद्योगिकी का जमाना आ गया और हम 1975 से सीधे छलांग लगा गए 2015 तक। 40 सालों में हमारी जनसंख्या लगभग 720 करोड़। वैश्वीकरण का जमाना आ गया, ग्लोबलाइजेशन। तो इस तरह से जो वक्र है वो पॉजिटिवली यहाँ पर जा रहा है 700 करोड़ तक। तो बच्चों, ये था जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ। ये प्रवृत्तियां, समय आप देख रहे हैं एक साइड में और विश्व की जनसंख्या करोड़ों में दूसरी साइड में दिखाया गया है। विश्व के महाद्वीपों की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार, हर जगह जनगणना नहीं हुई है 2011 में, तो भारत में हुई है, लेकिन 2011 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो एशिया जो है महाद्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, वहां पर लगभग 414 करोड़ यानी 4 अरब 14 करोड़ लोग निवास करते हैं। अफ्रीका दूसरे नंबर पर 99 करोड़ यानी 1 अरब के लगभग जनसंख्या अफ्रीका में। यूरोप में 73 करोड़, उत्तरी अमेरिका में लगभग 53 करोड़, दक्षिण अमेरिका में 38 करोड़, ओसेनिया जो ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो न्यूजीलैंड, फिजी वगैरह देश हैं, उनको मिला करके जनसंख्या पहुंच जाती है 36 करोड़ के आसपास। तो ये है विश्व के महाद्वीपों का आकलन जनसंख्या के हिसाब से। चलिए बात करते हैं जनसंख्या परिवर्तन होता कैसे है, कौन कौन से ऐसे घटक हैं जो जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला नंबर आता है जन्म। जब जन्म होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी, स्वाभाविक है। मृत्यु अगर किसी की होती है, जनसंख्या में से मृत्यु होती है तो माइनस हो जाती है, यानी कम हो जाते हैं लोग। उसके बाद प्रवास। एक देश में अगर बात करें आंतरिक प्रवास की तो देश की जनसंख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन प्रवास जो है वो अंतरराज्यीय या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रवास भी होता है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास के कारण कुछ लोग एक देश से दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, तो क्या होता है कि वहां पर जनसंख्या में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो ये 3 ऐसे घटक हैं जो जनसंख्या के परिवर्तन में सहायक होते हैं। अब बात करते हैं कि अशोधित जन्म दर कैसे निकालते हैं। इसको निकालने का सीधा सा ये तरीका है कि प्रति 1000 स्त्रियों पर कितने बच्चों ने जन्म लिया, और जन्म भी जीवित होना चाहिए, मृत जन्म को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अशोधित जन्म दर निकालने का फॉर्मूला है कि किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म कितने हुए हैं, उसके नीचे हम लेंगे कि किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के मध्य जनसंख्या कितनी थी और मल्टीप्लाइड बाय 1000 गुणा कर देंगे 1000 से, क्योंकि हमें प्रति 1000 स्त्रियों पर बच्चों की संख्या निकालनी है, जीवित बच्चों की। अशोधित मृत्यु दर की अगर बात करें तो किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या देख लेते हैं, कितने लोग मरे हैं, उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या का अनुमान लगाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1000 से। तो ये अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर इस तरह से निकाली जाती है। अगला ये है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। जनांकीय संक्रमण, संक्रमण शब्द दिमाग में आते हैं, जैसे कोरोना का संक्रमण अभी लगातार फैल रहा है। फैलाव, किस तरह से जनसंख्या विस्तारित होती है, फैलती है या सिकुड़ती भी है, दोनों कारण इसमें हम देखेंगे। यहां पर 4 अवस्थाएं हैं और एक 5वीं अवस्था भी इसमें जोड़ दी गई है। यहां देख सकते हैं कि प्रथम अवस्था में ऐसे देश आए हैं जो बड़े पिछड़े हुए देश हैं, जैसे वर्षा वनों के आदिवासी, कोई परिवार नियोजन का साधन नहीं है, अशिक्षा है, अनपढ़ता है,
लाचारी है, गरीबी है। इसके कारण इन देशों में जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। जितने लोग जन्म लेते हैं उतने मर जाते हैं। तो जनसंख्या का आप वक्र देखिए, सीधा है बिल्कुल, कोई परिवर्तन नहीं, लगभग स्थिर जनसंख्या को दर्शाता है। पहली अवस्था स्थिर जनसंख्या को दर्शाती है। दूसरी अवस्था में ऐसा होता है कि जन्म दर तो सेम रहती है, यहाँ देखिए सीधा है वक्र, यहाँ पर मृत्यु दर थोड़ी सी कम हो गई है। तो विस्तार देखने को मिला है जनसंख्या में, यहाँ विस्तार हम देख सकते हैं, जनसंख्या में थोड़ा सा विस्तार हुआ है। लेकिन तृतीय अवस्था देखिए यहाँ पर क्यूबा, इसमें कौन कौन से देश आते हैं? अंगोला, रोडेशिया, सोमालिया, ये ऐसे देश हैं। मृत्यु दर थोड़ी सी कम हो गई है जन्म दर से, तो विस्तार थोड़ा सा हुआ है। लेकिन विस्फोट की अवस्था तो यहाँ पर है, देखिए क्यूबा, श्रीलंका, भारत और केन्या, इन देशों में क्या है कि जन्म दर थोड़ी सी कम हुई है, मृत्यु दर काफी कम हो गई है। चिकित्सकीय सुविधाओं के कारण, अन्य सुविधाओं के कारण लोगों के रहन सहन में परिवर्तन हुआ है, शिक्षा को बढ़ावा मिला है। जन्म दर लगभग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मृत्यु दर काफी कम हो गई है, नीचे आ गया ग्राफ, और जनसंख्या में काफी विस्फोट देखने को मिला है। चौथी अवस्था ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मिस्र की जनसंख्या को दर्शाती है। इसमें जन्म दर जो है वो नीचे आई है, काफी नीचे आई है, और मृत्यु दर भी कम हुई है, यानी कम जनसंख्या बढ़ी है यहाँ पर। पंचम अवस्था में बहुत विकसित देश आते हैं, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान। इन देशों में मृत्यु दर काफी नीची है और जन्म दर भी काफी नीची है। इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में परिवर्तन कम होता है, तो इसको कहते हैं जनांकीय संक्रमण। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। प्रथम अवस्था में उच्च प्रजननशीलता होती है, जैसा कि हमने देखा कि वो जो घाना और जो अफ्रीका के देश हैं उनमें, सूडान में, वहां पर मृत्यु दर ऊंची है, उच्च प्रजननशीलता, जन्म दर ऊंची है, उच्च मृत्यता, मृत्यु दर भी बहुत ऊंची है। प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता, एक बात ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो देश अल्प विकसित होंगे उनमें जो मुख्यतः लोगों का धंधा है वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्नता है। 200 वर्ष पूर्व लगभग सभी देश इस अवस्था से गुजर रहे थे। द्वितीय अवस्था की बात करते हैं। प्रारंभ में उच्च प्रजननशीलता होती है, घटी हुई मृत्यु दर, जैसा कि हमने देखा, उच्च जनसंख्या वृद्धि होती है, मृत्यु दर घट जाती है, जन्म दर जो है प्रारंभ में उच्च रहती है। तो ये जो गैप है दोनों का, ये ज्यादा हो जाता है, विस्तारित होती है जनसंख्या को, ये परिभाषित करता है। अंतिम अवस्था, इसने 3 ही अवस्थाएं दी है यहाँ पर। अंतिम अवस्था में प्रजननशीलता और मृत्यता दोनों घट जाती है, जनसंख्या या तो स्थिर हो जाती है या घट जाती है, जैसा कि हमने देखा ब्रिटेन, जापान, जर्मनी में। नगरीय और शिक्षित जनसंख्या होती है, लोग द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में ज्यादा लगे होते हैं, लोगों के पास तकनीकी ज्ञान बहुत होता है। तो ये है जनसंख्या संक्रमण। तो बच्चों आज हम इतना ही, ये लेसन है, इसमें 3-4 चीजें हैं। घनत्व क्या है, वितरण कैसा है जनसंख्या का, वृद्धि कैसे हुई है पिछले सालों में, और जनांकीय संक्रमण क्या है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दें ताकि आप तक हमारे वीडियो पहुंचते रहें।